नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ मास्टरिंग आधुनिक वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा दोस्तों चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, जिसका आज हम लोग टॉपिक नंबर 2 शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समस्याएं पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों शेयर करिए, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, इसमें टॉपिक नंबर 2 शीत युद्ध में दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डी नंबर है दोस्तों। रूस पूर्वी यूरोप पर अपनी पकड़ मजबूत किए हुए था। यहीं से हम लोगों को पढ़ना था दोस्तों। ठीक है, चलिए। 1947 ईस्वी के अंत तक चेकोस्लोवाकिया के अलावा इस क्षेत्र के सभी राज्यों में कम्युनिस्ट सरकार थी। चुनाव में धांधली हुई और साझा सरकार के उन सदस्यों को निकाल दिया गया जो कम्युनिस्ट नहीं थे। बहुतों को कैद कर लिया गया और मार दिया गया, और फिर सारे राजनीतिक दलों को भंग कर दिया गया। यह सब गुप्त पुलिस और रूसी सेना की आंखों के सामने हुआ। यही नहीं, स्टालिन ने जर्मनी के रूसी क्षेत्र के साथ ऐसा बर्ताव किया जैसा कि वो रूस का ही क्षेत्र हो। उसने वहां केवल कम्युनिस्ट दलों को ही आने दिया, और उसके बड़े संसाधन उससे ले लिए गए। आगे है, केवल यूगोस्लाविया में इस प्रकार की व्यवस्था का अनुसरण नहीं किया गया था। यहाँ 1945 ईस्वी में मार्शल टीटो की सरकार कानूनी रूप से चुनी गई। टीटो ने चुनाव इसलिए जीता था क्योंकि वह जर्मनी विरोधी प्रतिरोध के बड़े ही इज्जतदार नेता थे। यह टीटो की ताकत थी, ना कि रूस ने यूगोस्लाविया को जर्मनी के कब्जे से छुड़ाया। और टीटो को स्टालिन के बीच में आने के प्रयास पर पछतावा भी था। ठीक है, पछताया भी था। स्टालिन के बीच में आने के प्रयास पर पछताया भी था। कौन? टीटो। आगे, पश्चिम रूस के पूर्वी यूरोप के प्रति किए गए व्यवहार से काफ़ी खिंचा हुआ था, जिसमें स्टालिन ने याल्टा में किए गए ईमानदारी से चुनाव कराने के वादे को भी पूरा नहीं किया। और अब तो कुछ हो रहा है, उन्हें उस पर अचंभा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि चर्चिल तक इस बात से सहमत था कि पूर्वी यूरोप का अधिकतर क्षेत्र, एक सेकंड दोस्तों, अधिकतर क्षेत्र रूस से प्रभावित हिस्सा होना चाहिए। स्टालिन का तर्क हो सकता था कि अपनी सुरक्षा के लिए पड़ोसी राज्यों की सरकारों का मित्र होना ज़रूरी है, और इन राज्यों में कभी भी प्रजातांत्रिक सरकारें रही भी नहीं हैं, और इसलिए कम्युनिज्म के आने से इन पिछड़े देशों की प्रगति की ज़रूरत तो पूरा किया जा सकेगा, जिसकी काफ़ी दिनों से ज़रूरत भी थी। दुनिया पर उसके यानी स्टालिन के अधिकार जमाने के तरीके से पश्चिम काफ़ी नाराज़ था, और इस कारण और भी कई बातें उठ खड़ी हुई। आगे है ट्रूमैन का सिद्धांत और मार्शल योजना। ट्रूमैन का सिद्धांत। ग्रीस में जब कम्युनिस्ट लोगों ने राजतंत्र को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, तब इन घटनाओं से बात बढ़ गई। ब्रिटिश सेना ने 1944 ईस्वी में ग्रीस को जर्मनी से आज़ाद करवाकर राजतंत्र की स्थापना की थी, परंतु उन्हें अब इनकी कम्युनिस्टों के विरुद्ध सहायता करने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि इन्हें अल्बानिया, बुल्गारिया और यूगोस्लाविया से सहायता मिल रही थी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने यूएसए से सहायता के लिए कहा, और ट्रूमैन ने घोषणा की कि मार्च 1947 ईस्वी में यूएसए उन आज़ाद लोगों की सहायता करेगा जो अल्पसंख्यक सेना के दमन को या बाहरी दबाव को रोकेगा। ग्रीस को तुरंत भारी संख्या में हथियार और दूसरी चीज़ें भेज दी गई, और 1949 ईस्वी तक कम्युनिस्टों को हरा दिया गया। तुर्की भी, जो इसी तरह की धमकी को झेल रहा था, उसे भी लगभग $60 मिलियन की सहायता भेज दी गई। ट्रूमैन ने अपने सिद्धांत में यह स्पष्ट कर दिया कि यूएसए अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जैसे वह एकांत की स्थिति में चला गया था, अब दोबारा उस हालत में जाने की उसकी कोई मंशा नहीं थी।
आगे, अब वह न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि कोरिया और वियतनाम में भी कम्युनिज्म को रोकने की नीति बनाने का निश्चय कर चुका था। आगे आगे है दूसरा दोस्तों हमारा, एक सेकेंड, दूसरा पॉइंट है दोस्तों मार्शल योजना। जून 1947 में इसकी घोषणा की गई। यह ट्रूमैन के सिद्धांत का आर्थिक विस्तार था। अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी जॉर्ज मार्शल ने अपना यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम पेश किया, ERP, जिसमें ज़रूरत के हिसाब से आर्थिक और वित्तीय सहायता देने की बात की गई। उसने कहा कि हमारी नीति किसी भी देश या मत के विरुद्ध न होकर बल्कि भूख, गरीबी, निराशा और अव्यवस्था के विरुद्ध है। पश्चिमी यूरोप निश्चित रूप से इन सब समस्याओं को झेल रहा था। लगभग 70 वर्षों से भयानक सर्दी की मार को झेल रहा था। 1947-1948 ईस्वी में ये समय था जो झेल रहा था 1947-48 में। आगे, ERP का सबसे बड़ा काम था यूरोप के पास ज़्यादा से ज़्यादा, क्षमा करिएगा दोस्तों बहुत तेज़ी से इसकी आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वापस आ जाए, आर्थिक रिकवरी। पर इसके पीछे मानवीय भावना के अलावा और भी कुछ था। संपन्न यूरोप अमेरिका के निर्यात के लिए लाभकारी बाजार बनेगा। इसके अलावा एक और बड़ा लक्ष्य था राजनीतिक लाभ। पश्चिमी यूरोप के संपन्न बाजार में कम्युनिज्म का अधिकार होने की उम्मीद तो कब ही थी। सितंबर तक 16 देशों, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, तुर्की, आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के पश्चिमी क्षेत्र ने अमेरिका से सहायता लेने के लिए एक इकट्ठी योजना बनाई। अगले 4 सालों में 13 बिलियन से भी ज़्यादा की मार्शल एड पश्चिमी यूरोप में पहुंच गई। आगे दोस्तों देखते हैं, बहुत तेज़ी से कह रहा, पानी पी के फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आगे दोस्तों, युद्ध से हुए विनाश के कारण बहुत से देशों में जो कृषि और उद्योगों का नुकसान हुआ था, उन्हें दोबारा उठाने के लिए यह राशि दी गई थी। इसी समय पश्चिमी यूरोप में कम्युनिस्ट दल को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। खास तौर पर फ्रांस और इटली में, जो कम्युनिज्म से ज़्यादा प्रभावित दिखाई देते थे। अधिकतर अमेरिका के इतिहासकार यह कहते हैं कि यूरोप की आर्थिक और राजनैतिक बदहाली में सुधार मार्शल योजना के ही कारण हुआ। इसे मानवीय हस्तक्षेप का एक बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है। ग्रेग ब्रेहरमैन अपनी 2008 में प्रकाशित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ प्लान में भी यही बात कहते हैं। मार्शल और उनके सहायक उनके एक बड़े हीरो थे और अमेरिका ने यूरोप को आर्थिक विनाश और कम्युनिस्टों के अधिकार से बचाया। एक और 2008 के प्रकाशन में निकोलस मिल्स ने इस योजना को एक ऐसा मॉडल कहा है जिसमें निराशा, गरीबी और आर्थिक अव्यवस्था से जूझते हुए राज्यों को कैसे उठाया जाए, इसका एक बड़ा उदाहरण पेश किया गया है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यूरोप के नेताओं ने भी इस हालात के सुधारने में बड़ा योगदान दिया है। पर वास्तव में यूरोप के इतिहासकार इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि यूरोप को बचाने में केवल एक अकेले मार्शल प्लान ही का सहयोग रहा है। उनका कहना है कि 1947 ईस्वी के बाद यूरोप आर्थिक रूप से इतनी जल्दी उभर गया था कि जब तक तो उसकी हालत बहुत अच्छी हो चुकी थी। यद्यपि $13 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम दिखाई देती है, पर मार्शल की यह सहायता 16 देशों के लिए उनकी कुल आमदनी का केवल 2.5% ही थी। आगे अब प्रश्न यह उठता है कि यदि मार्शल की सहायता ना मिलती तो क्या ये देश चुनाव से या सोवियत के हमले से कम्युनिस्ट हो जाते। पर काफ़ी प्रमाण यह बताते हैं कि कम्युनिज्म की लोकप्रियता अमेरिका की सहायता आने से पहले ही कम हो चुकी थी और काफ़ी इतिहासकार यह कहते हैं कि स्टालिन का ध्यान सोवियत की सुरक्षा करने से
सोवियत की सुरक्षा करने में ज़्यादा था, ना कि पश्चिमी यूरोप में हमला करने में। आगे देखते हैं। रूस इस बात से पूरी तरह वाकिफ था कि मार्शल की सहायता में परोपकार से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। यद्यपि सिद्धांत रूप से पूर्वी यूरोप के पास सहायता पहुंची थी, पर रूस के विदेश मंत्री मोल्टोव इस डॉलर साम्राज्यवाद से पूरी तरह इनकार करते हैं। वे इसे पूरी तौर पर अमेरिका का पूर्वी यूरोप पर अधिकार करने का हथकंडा और पूर्वी यूरोप में बिना बात हस्तक्षेप करना मानते हैं। स्टालिन इसे रूस का प्रभावित क्षेत्र मानते हैं। यूएसएसआर ने इस प्रकार की सहायता से इनकार कर दिया था और ना ही उसके साथी देशों या चेकोस्लोवाकिया ने इसमें कोई रुचि दिखाई और ना ही उन्हें इससे लाभ उठाने दिया गया। आयरन कर्टेन एक सच्चाई दिखाई देता है और अगला सुधार उसे मजबूत करने के लिए हुआ। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कॉमिन फॉर्म, ठीक है, एफ कॉमिन फॉर्म, एफ नंबर है हम लोग का, ई तक पढ़ लिए थे, एफ पढ़ेंगे। कॉमिन फॉर्म सोवियत द्वारा बनाया गया या कम्युनिस्ट सूचना संस्थान मार्शल प्लान के प्रत्युत्तर में, ठीक है, गलत पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्षमा करिएगा, प्रत्युत्तर में है, ठीक है, मार्शल प्लान के प्रत्युत्तर में, ठीक है, आंसर में बताया गया है। सितंबर 1947 ईस्वी में इस संस्थान को स्टालिन ने यूरोप के विभिन्न कम्युनिस्ट दलों को इकट्ठा करने के लिए बनाया था। इनके उपग्रह के सभी राज्य इसके सदस्य थे और फ्रांस और इटली के कम्युनिस्ट दलों का भी इसमें प्रतिनिधित्व था। स्टालिन का लक्ष्य था इन राज्यों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना। उसकी नज़र में सिर्फ कम्युनिस्ट होना काफ़ी नहीं है, उसे रूस की तरह का कम्युनिस्ट होना चाहिए। पूर्वी यूरोप में उद्योग लगाने थे, इन्हें इकट्ठा करना और इनका केंद्रीकरण करना था। नियम यह बना कि इन राज्यों को मुख्य रूप से अपने ही कोमिनफॉर्म के सदस्यों से व्यापार करना था तथा उन्हें किसी भी उस देश से जो कम्युनिस्ट नहीं है उससे संबंध नहीं रखना है। जब यूगोस्लाविया ने इस बात को नहीं माना तो उसे कोमिनफॉर्म से बाहर कर दिया गया। 1948 ईस्वी पर वो कम्युनिस्ट बना रहा। 1947 ईस्वी में मोल्टोव प्लान आया, जिसमें रूस ने अपने सैटेलाइट देशों को सहायता दी। एक और संस्थान बनाया गया जिसका नाम था कोमिकोन, यानी काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंट। उसे आर्थिक नीतियों के तालमेल के लिए बनाया गया था। आगे है जी नंबर, चेकोस्लोवाकिया पर कम्युनिस्टों का कब्जा, फरवरी 1948 ईस्वी। इससे पश्चिम को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि अब तक पूर्वी यूरोप का यही एक राज्य ऐसा था जो प्रजातंत्रीय था। यहाँ कम्युनिस्ट और दूसरे वामपंथी दलों के बीच गठबंधन था जो 1946 ईस्वी में चुने गए थे। कम्युनिस्ट दल के पास 38% वोट थे और 300 सीट की संसद में उसके पास 114 सीटें थीं और 1/3 कैबिनेट के पद थे। ठीक है, प्रधानमंत्री क्लेमेंट गोटवाल्ड कम्युनिस्ट थे, पर राष्ट्रपति बेंस और विदेश मंत्री जॉन मसार्यक कम्युनिस्ट नहीं थे। मसार्यक जो थे वो कम्युनिस्ट नहीं थे। उन्हें आशा थी कि चेकोस्लोवाकिया, जिसके पास विकसित उद्योग है, यह पूर्व और पश्चिम के बीच पुल का काम करेगा। पर 1948 ईस्वी में, एक सेकंड दोस्तों, 1948 ईस्वी में संकट पैदा हो गया। मई में चुनाव होने थे और ऐसा दिखाई दे रहा था कि कम्युनिस्ट हार जाएंगे। उन पर चेक को दी गई मार्शल एड को इनकार करने का आरोप था, जिससे कि लगातार बढ़ती खाद्य पदार्थों की कमी का कुछ हल हो सकता था। कम्युनिस्टों ने चुनाव से पहले ही कार्रवाई करने का निश्चय कर लिया। उनका पहले से ही यूनियन और पुलिस पर तो कब्जा था ही, अब उन्होंने सेना के साथ मिलकर तख्ता पलट दिया। उन सभी मंत्रियों ने जो कम्युनिस्ट नहीं थे, उन्होंने सिवाय बेंस और मसार्यक के सबने त्याग पत्र दे दिया। कुछ दिनों बाद मसार्यक का शव उनके दफ्तर की खिड़की के नीचे मिला। आगे उनकी मौत को सरकारी तौर पर आत्महत्या घोषित कर दिया गया। बताइए,
मर्डर को आत्महत्या घोषित किया गया। आगे, लेकिन जब 1989 ईस्वी में 1989 ईस्वी में कम्युनिज्म के पतन के बाद अभिलेखागार खोले गए तो वहां यह निश्चित प्रमाण मिले कि उनकी हत्या की गई थी। मई में चुनाव हुए और वहां केवल एक ही सूची थी जिसमें सभी कम्युनिस्ट थे। बेंस ने त्यागपत्र दे दिया और गोटवल्ड राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है पश्चिमी देशों और यूएएन ने इसका विरोध भी किया, पर वे कोई कार्रवाई नहीं कर पाए क्योंकि वह यह साबित नहीं कर पाए कि इसमें रूस का हाथ है। तख्ता पलटने की कार्रवाई आंतरिक मामला थी, लेकिन इसमें भी शक है कि स्टालिन जो यह कह रहा है कि चेक का पश्चिम के साथ कोई भी संबंध नहीं था और ना ही उसकी मार्शल एड में कोई रुचि थी, उसने चेक के कम्युनिस्टों को कार्रवाई के लिए उकसाया हो, और ना ही इसे संयोग कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर चुकी रूस की सेना की टुकड़ियां चेक की सीमाओं पर पहुंच गई हो। पूर्व और पश्चिम का पुल टूट गया और आयरन कर्टेन पूरा गिर गया। ठीक है, पूरी तरीके से गिर गया। आगे दोस्तों हम लोग एच पढ़ेंगे। ठीक है, बर्लिन द्वारा घेराबंदी और विमानों का उतरना, जून 1948 से मई 1949। आइए इसे देखते हैं। शीत युद्ध में पहला बड़ा संकट पैदा हुआ। जर्मनी के साथ हुए व्यवहार पर समझौता न होने के कारण यह संकट पैदा हुआ। पहला नंबर है, उनको हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, जैसा कि याल्टा और पोट्सडम में निश्चय किया गया था कि जर्मनी और बर्लिन दोनों को 4 क्षेत्रों में बांटा गया था। 3 पश्चिमी ताकतों ने अपने अपने क्षेत्र के आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए पूरे प्रयास किए। स्टालिन इसी बात पर अड़ा रहा कि रूस में जो भी कुछ नुकसान हुए उसे जर्मनी ही देगा, और उसने अपने क्षेत्र को अपना उपग्रह मानकर उसके सारे संसाधनों को रूस ले गया। ठीक है, रूस ले गया। आगे दूसरा पॉइंट हमारा दोस्तों, 1948 में तीनों पश्चिमी क्षेत्र मिलकर एक आर्थिक यूनिट बन गए, जिसकी समृद्धि मार्शल प्लान की सहायता के कारण रूस के उस क्षेत्र से जो बहुत ज़्यादा गरीबी का सामना कर रहा था कहीं अधिक बेहतर थी। पश्चिम चाहता था कि चारों क्षेत्र फिर से मिलकर एक हो जाएं और उनमें खुद अपनी सरकारें हों, पर स्टालिन ने निश्चित किया कि रूस के लिए इसे अलग रखना ही ज़्यादा सुरक्षित होगा, जिसमें उसकी अपनी कम्युनिस्ट और रूस की पक्षधर सरकार हो। तीनों पश्चिमी देशों का इकट्ठा होना वैसे ही स्टालिन को काफ़ी चौकन्ना करने वाला था, क्योंकि वह जानता था कि ये पश्चिमी ब्लॉक के हिस्से बन जाएंगे। नंबर 3 है पॉइंट दोस्तों, 1948 ईस्वी में पश्चिम ने नई मुद्रा जारी की और कीमतों पर काबू को अपने क्षेत्र और बर्लिन दोनों में ख़त्म कर दिया। रूस ने देखा कि यहाँ हालात बेकाबू हो गए हैं। पहले ही वह इस बात से खिंचा हुआ था कि कम्युनिस्ट क्षेत्र के 100 मील के अंदर का एक आइलैंड पूंजीवादी है। उसे लगा कि एक ही शहर में दो मुद्राएं चलाना असंभव है, और उन्हें पश्चिमी बर्लिन की समृद्धि और अपने आसपास के क्षेत्र की गरीबी देखकर शर्म आती थी। आगे है, रूस ने तुरंत प्रतिक्रिया जाहिर की। पश्चिमी जर्मनी और पश्चिमी बर्लिन के बीच के सभी रेल, रोड और नहर के मार्ग बंद कर दिए गए। उनका लक्ष्य था कि पश्चिमी बर्लिन को इतना भूखा प्यासा रखा जाए कि पश्चिम खुद ब खुद वहाँ से चला जाए। पश्चिम की ताकतों ने सोचा कि विरोध का अर्थ होगा रूस का जर्मनी पर हमला, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, कुछ ना करने का फैसला किया। उन्होंने सामान अपने विमानों द्वारा भेजने का फैसला किया, और उनका यह अनुमान ठीक भी निकला कि रूस माल लाने वाले विमानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उधर ट्रूमैन ने बड़े सोच समझकर भी बी-29 बम वर्षकों की टुकड़ियां ब्रिटेन के हवाई अड्डों पर खड़ी कर दी। अगले 10 महीनों
में 2 मिलियन टन से भी ज़्यादा सामग्री उस घेराबंदी वाले शहर तक पहुंचा दी गई। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अभियान था जिसमें 2.5 मिलियन पश्चिमी बर्लिन के लोगों को खाना और पूरी सर्दी में गर्म कपड़े दिए गए। मई 1949 ईस्वी में रूस ने भी अपनी हार मान ली और घेराबंदी खत्म कर दी। आगे इस सारी कार्रवाई के बड़े महत्वपूर्ण नतीजे निकले। आगे पश्चिमी ताकतों का मनोवैज्ञानिक रूप से हौसला बढ़ा, पर रूस और उनके बीच संबंध और ख़राब हो गए। इस कारण से पश्चिम ने अपनी सुरक्षा में तालमेल बनाए रखने के लिए नाटो संस्थान बनाया। किसी भी समझौते के ना होने के कारण जर्मनी को मजबूरन भविष्य के लिए अलग अलग ही रहना पड़ा। आगे आई नंबर है हम लोग का दोस्तों नाटो की स्थापना। आइए देखते हैं नाटो की स्थापना कैसे हुई थी। ध्यानपूर्वक आप लोग इसको देखिएगा। अप्रैल 1949 ईस्वी में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो की स्थापना हुई। बर्लिन की घेराबंदी में पश्चिम की सेना की तैयारी का ना होना और उनके डर ने किसी भी निश्चित तैयारी के लिए विचार करने पर मजबूर किया। मार्च 1948 में ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम और लक्ज़मबर्ग ब्रसल्स डिफेंस ट्रीटी पर दस्तखत कर चुके थे, जिसमें युद्ध होने पर इकट्ठे सैनिक अभियान की बात की गई थी। अब उसमें यूएसए, कनाडा, पुर्तगाल, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली और नॉर्वे भी शामिल हो गए थे। सबने इस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पर दस्तखत किए और इस बात पर समझौता हुआ कि यदि किसी भी एक देश पर हमला होता है तो वे सब उसका साथ देंगे, और इन सब ने अपनी सुरक्षा सेना को एक सम्मिलित नाटो संस्थान की कमांड में रखा जो पश्चिम की सुरक्षा में तालमेल बनाकर रखेगी। यह एक बहुत बड़ा फैसला था। अमेरिका ने अपनी पुरानी नीति सहयोगियों से न उलझना को छोड़ दिया और पहली बार सैनिक कार्रवाई में आगे बढ़ने की शपथ ली। लगता है कि इसे स्टालिन ने चुनौती के रूप में लिया और तनाव और बढ़ गया। आगे है हमारा जे नंबर, आप लोग देखेंगे द टू जर्मनीज। आइए इसे देख लेते हैं दोस्तों। 2 जर्मनी को ध्यानपूर्वक देखते हैं। रूस के कारण जर्मनी के एक होने की कोई उम्मीद ना होने के कारण पश्चिमी ताकतों ने जर्मन फेडरल रिपब्लिक की स्थापना की, जिसे पश्चिमी जर्मनी कहा गया। अगस्त 1949 में वहाँ चुनाव हुए और कोनरेड एडेनोर, ठीक है, नाम याद रखिएगा आप लोग, कोनरेड एडेनोर पहले चांसलर बने। रूस ने इसके जवाब में जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया या ईस्ट जर्मनी। अक्टूबर 1949 ईस्वी में पूर्वी जर्मनी में कम्युनिज्म के खत्म होने तक इसी प्रकार अलग अलग देश कहलाता रहा। दिसंबर 1990 में दोनों राज्यों को मिलाकर एक जर्मनी बना। ठीक है, आगे के नंबर पढ़ते हैं। और अधिक परमाणु हथियार के नंबर पॉइंट है। ठीक है, डबल जर्मनी हम लोग पढ़ लिया और अधिक परमाणु हथियार। ठीक है, आइए इसे देख लेते हैं। अमेरिका के बाद अब और भी देश से लोग बनाने लगे, इसमें भी आएगा। जब 1949 ईस्वी में यह पता चला कि यूएसएसआर ने सफलता से एटम बम का परीक्षण किया है तो हथियारों की दौड़ और तेज हो गई। ट्रूमैन ने इसकी प्रतिक्रिया में यूएसए को हाइड्रोजन बम बनाने के लिए इजाज़त दी, जो एटम बम से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। उसके रक्षा सलाहकारों ने एक गुप्त दस्तावेज़ तैयार किया, NSC 68, अप्रैल 1950 में, जिसमें उन्होंने रूस को ऐसा उन्मादी कहा है जो कम्युनिज्म को फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उनका सुझाव था कि कम्युनिज्म को रोकने के लिए हथियारों पर खर्च इससे 3 गुना से भी ज़्यादा होना चाहिए। केवल रूस ने ही यह चेतावनी अमेरिका को नहीं दी, बल्कि चीन ने भी। अक्टूबर 1949 ईस्वी में नेशनलिस्ट लीडर चियांग काई शेक को, जिसे यूएसए की मदद मिल रही थी और जो अब हारने के बाद देश छोड़कर ताइवान यानी फोर्मोसा चला गया, उसे हराकर कम्युनिस्ट लीडर माओ जेडोंग ने सरकार बनाई। आगे एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा वाहन आ रहा है, इसकी वजह से क्षमा करिएगा, वाहन आया था, इस वजह से पॉज करना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं, पॉज करने के बाद स्टार्ट करते हैं। अब सरकार बनाई। आगे जब यूएसएसआर और
कम्युनिस्ट चीन ने फरवरी 1950 ईस्वी में एक संधि पर दस्तखत किए, तब अमेरिका ने कम्युनिज्म की बढ़ती लहर का अंदाज़ा लगाया। इस उत्तेजना भरे माहौल में अब अमेरिका का ध्यान शीत युद्ध से कोरिया की ओर गया, जहां जून 1950 ईस्वी में कम्युनिस्ट नॉर्थ कोरिया की सेना ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया, जो कम्युनिस्ट नहीं था। ठीक है, आगे दोस्तों 7.3 हम लोग देखेंगे 1953 ईस्वी के बाद किस सीमा तक नरमी आई, देखते हैं इसे। ठीक है, तो दोस्तों इस पॉइंट को पढ़ना है। तो दोस्तों इस पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, और दोस्तों हम लोग आराम आराम से चलेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए दोस्तों। ओके, और मैं वादा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन को कंप्लीट करा देंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।